नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। यह अर्थशास्त्र के सारे प्रश्न हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू नाम से सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाइए, सभी वीडियो को फॉलो करिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? वह संपदा कर जो है यह आपका प्रत्यक्ष कर आता है, विकल्प डी। क्योंकि संपदा कर यानी संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष करों से अभिप्राय उन करों से है जिनके मौद्रिक एवं वास्तविक बोझ को दूसरों पर नहीं डाला जा सकता है। ऐसे करों से उत्पन्न कराघात या करापात सीधे सीधे करदाता पर ही पड़ता है। पेन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर हैं और यह इसमें पी दर्शाता है। पी जो दर्शाता है पर्सनल से दर्शाता है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। विकल्प ए जो है सही है आपका। अस्थायी खाता संख्या पेन आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में भी निर्गत किया जाता है। इसके प्रारंभ में अंग्रेजी के 5 अक्षर मुद्रित हैं, जिनमें पी जो है व्यक्तिगत को दर्शाता है। वित्त आयोग का गठन कब होता है? तो 5 वर्ष में एक बार होता है वित्त आयोग का गठन। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। 280 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 280 में, ध्यान रखिएगा। और वित्त आयोग का कार्य क्या है? भारतीय संविधान में राज्य सरकारों को संघ में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है, जिसे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इसमें वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह MK सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो परोक्ष कर है? बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जो है यह आपका परोक्ष कर है। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष या परोक्ष समानार्थी ही है। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए परोक्ष कर, परोक्ष कहिए या फिर अप्रत्यक्ष कहिए, ध्यान में रखिएगा। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर और सीमा शुल्क, ये सभी जो हैं यह अप्रत्यक्ष कर हैं। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर और सीमा शुल्क, ये चारों जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, यह आपका राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का प्रमुख अवयव में से A, B, D सही है। मतलब राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, जबकि राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार भी है, मूल्य स्थिरता भी है, धन और आय का न्यायोचित वितरण भी है। 3 उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है। IAS प्रीलिम्स से परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2016 में। तो इस पर विचार करना है। तो इसमें दोनों वाक्य सही हैं। तो देखिए, IMFC विश्व अर्थव्यवस्था में सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देता है। IMFC की बैठकों में विश्व बैंक परीक्षक की भांति भाग लेता है, यह भी आपका सही है। तो ये आपका होगा विकल्प सी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की सलाह देने वाले मंत्री स्तरीय समितियों में से एक है। दूसरी IMFC में कितने सदस्य होते हैं? 24 सदस्य होते हैं, जिन्हें 187 गवर्नर के पूल से चुना जाता है। इसकी वर्ष में 2 बैठक होती है, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा की जाती है। भारत में राज्यों के अवस्थापन सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिया जाता है? तो आप जानते हैं विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। देखिए, पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, IMF के साथ हुई थी। और IMF और विश्व बैंक दोनों ही 1945 में इसकी स्थापना होती है। दोनों एक दूसरे की पूरक संस्था है। भारत के आर्थिक विकास की गति को तेज करने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में दीर्घकालीन पूंजी निवेश करके अभूतपूर्व योगदान दिया है। विशेषतः देश की परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, सड़क निर्माण आदि दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु बैंक द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देख लीजिए। गरीब आदमी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, यह उद्देश्य है। कमजोर वर्गों की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, यह भी उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, यह भी उद्देश्य है। लेकिन बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना यह उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो यह व्याख्या देख लीजिए। वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में बैंकिंग अधोसंरचना को विस्तृत करते हुए गरीब आदमी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्गों की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना,
और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना शामिल है। तथापि इसके तहत बैंकिंग अधोरचना के सिकुड़ना इसमें शामिल नहीं है। नीति आयोग की स्थापना किस प्रकृति की संस्था? तो नीति आयोग जो है आपका संवैधानिक नहीं है, यह गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है, गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा सरकार के थिंक टैंक के रूप में इसे नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करने और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण रणनीतिक एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्यों के साथ योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल है। तो देखिए आगरा, दिल्ली, जयपुर जो है स्वर्ण त्रिभुज में शामिल हैं। आगरा, दिल्ली, जयपुर। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्या है ये? तो देखिए यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य सरकार का योगदान जो है 75% है। राज्य योगदान जो है आपका 25%। कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो इसमें केवल देखिए राज्य का योगदान जो है ना, राज्य का योगदान यहाँ पर 15% है, सिर्फ 15%। तो 1 और 2 जो है यही आपका सही है। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना हाथ से मैला ढोने वालों की मुक्ति हेतु 1980-81 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के शेष शुष्क शौचालयों को अल्प लागत फ्लश शौचालयों में प्रतिस्थापित करना है। वर्ष 2012 में जारी इसके संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत साझेदारी के आधार पर वित्त पोषण की व्यवस्था की गई थी। कुल लागत 75% केंद्र सरकार देगा, 75% केंद्र सरकार देगा, 15% जो होगा राज्य सरकार देगा और 10% लाभार्थी देगा। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको पता ही है। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कल्याण अर्थशास्त्र में। विकल्प बी जो है सही आपका, कल्याण अर्थशास्त्र में इनको मिला था नोबेल प्राइज। गांधी जी शिक्षा खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी। गांधी जी के अनुसार आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आर्थिक स्वाभिमान और स्वराज की भावना से भरी हुई है। अगले प्रश्न पे आइए। मुख्यतः किस वस्तु की मांग व आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग व आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो क्रय की इच्छा व आवश्यकता पर। यह तो आपको पता होना चाहिए। विकल्प ए जो है आपका सही है। और हस्तक्षेप की नीति किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसे लेसेज फेयर भी कहते हैं। तो विकल्प ए जो है सही आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति का अर्थ है सरकार के हस्तक्षेप को कम करना तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यून हो जाता है। यह सरकार मात्र नीतिगत हस्तक्षेप ही कर सकती है, वह भी उसका उल्लंघन होने पर। किसने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का प्रतिपादन किया था। स्मिथ के अनुसार किसी देश का श्रम संबंधित राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होती है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थशास्त्र चुनाव अथवा चयन का विज्ञान है। वे मानते हैं कि मानव की असीमित आवश्यकताओं के विपरीत इसकी प्राप्ति सीमित है, अतः मानव को असीमित आवश्यकताओं में से सीमित का चयन करना होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस तरह से लगातार आप लोग को सीरीज मिलती रहेगी। धन्यवाद आप लोग को। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।